हेलो, गुड इवनिंग। आज हम लोग रेशियो एनालिसिस का रिवीजन करेंगे और अभी चेक कीजिए। अभी अब ठीक है। चलिए, तो हम लोग वॉइस लैग कर चलिए, जहां पर प्रॉब्लम आएगी वहां पर फिर देखेंगे। देखिए, अकाउंटिंग रेशियोज जो है हमारे के अंदर क्या होता है कि कोई भी सपोज हमें रिलेशन चेक करना होता है किसी भी दो वेरिएबल के नीचे, चाहे वो रिलेटेड हो या चाहे वो रिलेटेड नहीं हो। आपकी वॉइस नहीं आ रही है। थोड़ी देर बाद ठीक हो गई थी। अभी देखते हैं, शायद स्टेबिलिटी आ जाए। चलिए, देखिए, हमारे जो रेशियोज होते हैं वो हमारे 3 टाइप्स के होते हैं मेनली। नंबर 1 प्रॉफिटेबिलिटी, नंबर 2 टर्नओवर रेशियोज, जिसको हम एक्टिविटी रेशियोज भी कहते हैं। यहाँ पर इसकी बात कर रही हूँ मैं, जो टाइप्स ऑफ रेशियोज हैं हमारे। देखिए, आपके सिलेबस में क्या है ना, जो रेशियो है वो बहुत डिटेल में तो नहीं दिया, सिर्फ एक जितना ये पैराग्राफ अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ना, बस इतना ही आपके सिलेबस में दिया हुआ है सीआईबी में। लेकिन क्वेश्चन जो है वहां से ज्यादा पूछ लेते हैं। मैडम स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा। स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है? हुआ है, आ रहा है एक मैम। बार चेक कीजिए सर जी। थोड़ा सा वॉइस का तो इशू है, अदरवाइज तो आई थिंक ठीक होगा। बाकी तो चलिए, एक बार लीव करके फिर चेक करता हूँ। जी चलिए।
तो हमारे जो रेशियोज है वो 3 टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, नंबर 2 टर्नओवर रेशियो, इसको एक्टिविटी रेशियोज भी कहते हैं, और थर्ड हमारा फाइनेंशियल या फिर इसको सॉल्वेंसी रेशियोज भी कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले फाइनेंशियल रेशियो दिया हुआ है इसमें। इसके अंदर क्या होता है, जो फाइनेंशियल रेशियोज है उसके 2 टाइप्स होते हैं, एक शॉर्ट टर्म और एक लॉन्ग टर्म। और अगर आप मुझसे पूछे कि सारे रेशियोज में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन से, तो ये रेशियोज है, फाइनेंशियल और सॉल्वेंसी रेशियो। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। सॉल्वेंसी का जो मतलब है वो ये होता है कि आपकी जो पेइंग कैपेसिटी है वो कितनी है, आपकी कंपनी की जो पेइंग कैपेसिटी है वो कितनी है, तो वो हमें पता चलता है सॉल्वेंसी रेशियो से। इसके एग्जांपल्स क्या है, इसमें आपका जो शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो है उसके अंदर आता है करंट रेशियो, आप लोगों ने सुना होगा, और एक आता है क्विक रेशियो। ठीक है, ये 2 आपके शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज होते हैं। फिर आपके लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो, जिसमें हम ये चेक करते हैं कि कंपनी की लॉन्ग टर्म में, मतलब 1 साल बाद या 5 आने वाले 5 सालों में, 10 सालों में उसकी जो पेइंग कैपेसिटी है वो कितनी होगी, या जो पर्टिकुलर कुछ लोन्स हैं वो रीपे कर पाएगी नहीं कर पाएगी कंपनी, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है रिगार्डिंग पेइंग कैपेसिटी, तो वो हमें लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी से पता चलता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं इसमें, एक मिनट प्लीज माइक ऑफ रखिए। चलिए, ठीक है, तो इसका जो एग्जाम्पल है वो हमारा होता है जैसे डेट इक्विटी रेशियो हो गया, टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो भी होता है, और आपके प्रोप्राइटरी रेशियो होता है। ऐसे बहुत सारे रेशियोज होते हैं जो हमें लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो हमें बताते हैं कि लॉन्ग टर्म में हमारी जो कंपनी की पोजीशन है, फाइनेंशियल पोजीशन है, वो कितनी होगी, कि कितना उनकी कैपेसिटी होगी पे करने की। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो रेशियो है इन तीनों कैटेगरी में वो है आपके फाइनेंशियल या फिर सॉल्वेंसी रेशियो, ये 2 टाइप के लॉन्ग टर्म। ठीक है, अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे इसको नीचे। ये भी एक बार देख लेते हैं। देखिए, यूजेस ऑफ आउटपुट रेशियोज क्या होता है, इससे तो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमारे वो सिंप्लीफाई हो जाते हैं, क्योंकि अगर सपोज आपको सिर्फ ये चेक करना है कि कंपनी की पेइंग कैपेसिटी क्या है, तो आपको उसके लिए फिर पूरी बैलेंस शीट नहीं देखनी पड़ेगी, आप सिर्फ डेट इक्विटी रेशियो देख सकते हैं अगर आप लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी चेक कर रहे हैं। या फिर अगर आपको देखना है कि विद इन 1 ईयर आपकी पेइंग कैपेसिटी कितनी है, तो पूरा बैलेंस शीट के करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज देखने के बजाय आप सिर्फ करंट रेशियो से चेक कर सकते हैं। तो क्या होता है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं वो थोड़े सिंप्लीफाई हो जाते हैं विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग रेशियोज। सेकेंड, फैसिलिटेट इंटर फॉर्म कंपैरिजन, कि सपोज अगर आपको 2 डिफरेंट फॉर्म्स का, सपोज रिलायंस और एयरटेल का अगर आपको कंपैरिजन करना है, तो वो भी आप रेशियोज की हेल्प से इजीली कर सकते हैं। ठीक है, फिर इंट्रा फॉर्म, अगर आपको खुद की ही फॉर्म का कंपैरिजन करना है कि पिछले साल आपके ये प्रॉफिट था, सपोज पिछले साल जो आपका करंट रेशियो वो इतना था, इस साल कितना है, तो आप खुद की फॉर्म का भी इसके रेशियो की हेल्प से कंपैरिजन कर सकते हैं। हेल्प्स इन प्लानिंग, फ्यूचर में अगर आप कुछ सोच रहे हैं कि भाई कुछ डिसीजन मेकिंग करनी है आपको, या आपको किसी पर्टिकुलर आपका जो सेगमेंट ऑफ द बिजनेस है उसमें आप देखना चाहते हैं कि वो सक्सेस होगा या नहीं होगा, तो उसके रिगार्डिंग भी आप कुछ रेशियोज कैलकुलेट करके उससे फोरकास्टिंग कर सकते हैं। ठीक है, फिर लिमिटेशंस की अगर हम बात करें, तो लिमिटेशंस क्या होती है, लिमिटेशन मतलब कमियां क्या क्या है। सबसे बड़ी और पहली कमी जो है रेशियो की वो है इसका कोई भी मतलब कोई भी कह लीजिए आप सेट ऑफ रूल्स नहीं है। कोई भी बुक में आपको कोई फिक्स करके ये नहीं कह सकते कि यही इसका फॉर्मूला है और ये इसका आइडियल रेशियो है, क्योंकि ना तो इसका कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, ना इसके लिए अलग से कोई रूल रेगुलेशंस है। ठीक है, तो इसीलिए सबसे बड़ा लिमिटेशन तो यही है रेशो का। दूसरा क्या है कि कंपैरेटिव स्टडी जो है वो हम लोग उससे क्या करते हैं, बिजनेस की एफिशिएंसी को चेक करते हैं। ठीक है, तो सिर्फ रेशोज के बेस पे किसी कंपनी की एफिशिएंसी को बता पाना, मतलब अगर सिर्फ आपको एक नॉर्मल आइडिया लेना है तब तो ठीक है, आप रेशो की हेल्प ले सकते हैं, लेकिन आपको अगर कोई बड़ा डिसीजन लेना तो वो आप सिर्फ और सिर्फ सोलली आप उसको रेशो पे डिपेंड करके नहीं ले सकते। ठीक है, क्योंकि और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि डिपेंड करते हैं।
नेक्स्ट आपका लिमिटेशंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब देखिए हमें पता फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ही कुछ प्रॉब्लम्स होती है, जैसे कि सबसे बड़ा जो आपसे पूछा भी जा सकता है विंडो ड्रेसिंग जिसे हम कहते हैं, कि कंपनीज क्या करती है अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को या अपने बैलेंस शीट को अच्छा दिखाने के लिए या एक बेटर पोजीशन में शो करने के लिए क्या करती है, कुछ विंडो ड्रेसिंग करती है या आप कह लीजिए मैनिपुलेशन करते हैं। तो वो जो मैनिपुलेशन है, उन मैनिपुलेशन की वजह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गलतियां होंगी। अब गलतियां होंगी तो हाँ, आपके जो रेशियोज है वो किसके ऊपर बेस्ड होते हैं, वो बेस्ड होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर। तो जब फाइनेंशियल स्टेट में ही मैनिपुलेशन है तो ऑब्वियसली आपके जो रेशियोज हैं उस पर भी उस चीज का इफेक्ट पड़ेगा। तो ये भी इसका एक लिमिटेशन है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की लिमिटेशन है उसकी वजह से जो रेशियोज हैं वो आपके वो भी फिर उन्हीं मैनिपुलेशन के ऊपर बेस्ड होते हैं। उसके बाद रेशियोज अलोन आर नॉट एडिक्वेट। देखिए ये मैंने आपको बता दिया, रेशो सिर्फ रेशो के ऊपर आप बेस करके आप नहीं कह सकते कि नहीं भाई ये चीज जो है ये कंपनी बेकार है या ये अच्छी, ऐसा कुछ नहीं कह सकते आप। ठीक है, एक आइडिया लग सकता है कि भाई इनके पास इतने एसेट्स हैं, टोटल एसेट्स इतने हैं तो उससे वो इतनी अपनी जो लाइबिलिटीज है उनको पे ऑफ कर सकते हैं, लेकिन ओवरऑल आप नहीं बता सकते सिर्फ रेशो के बेस पे। ठीक है, जो रेशियो वो क्या है, सिर्फ इंडिकेटर है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। नेक्स्ट आपका विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग में ऊपर बता चुकी हूँ, तो वही चीज है, तो हम लोग फिर रेशो में भी वैसे कर लेते हैं। ठीक है मैम, ये पेज नंबर कितना होगा? पेज नंबर इसमें लिखा नहीं है, आप इस पे आ जाइए। 246. 15.4 ओके, थैंक यू सर। 246 सर बता रहे हैं। ठीक है, ये चीजें वैसे तो नहीं पूछी जाती है, स्पेशली सीआईबी में तो बिल्कुल नहीं पूछेंगे कि लिमिटेशन से रिलेटेड। ठीक है, फिर एक ये प्रॉब्लम्स ऑफ प्राइस लेवल चेंजेस क्या होता है, हम लोग आपको पता है कि भाई इन्फ्लेशन मार्केट के अंदर बढ़ता है तो जो प्लांट एंड मशीनरी हो या उसकी जो प्राइस है वो फ्लक्चुएट करते हैं, या फिर टाइम वैल्यू ऑफ मनी भी एक पॉइंट है। तो ये सब चीजों को हम क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कंसीडर नहीं करते तो ऑब्वियसली रेशो में भी फिर वही रिजल्ट्स निकलेगा। ठीक है, और ये जो मैंने आपको सबसे कोई भी इसका फिक्स स्टैंडर्ड नहीं है, मतलब आप ये नहीं कह सकते कि ये पर्टिकुलर रेशो आइडियल रेशो है। थोड़ा बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन हम लोगों ने कुछ निकाला कि भाई जो करंट रेशो है वो 2:1 आइडियल है, लेकिन अगर वैसे आप देखें तो कोई भी फिक्स स्टैंडर्ड नहीं है रेशो का। जैसे कि अगर मैं आपसे बात करूं इन्वेस्टमेंट का, तो इन्वेस्टमेंट का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है आपका, डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, तो हर काफी सारी चीजों के हैं, लेकिन रेशो का कोई भी फिक्स स्टैंडर्ड नहीं है। ठीक है, फिर हम लोग आ जाते हैं रेशो से। ऊपर से हम लोग फॉर्मूलेज देखेंगे। देखिए प्रॉफिटेबिलिटी रेशो, ऐसे रेशो जो कि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बताते हैं। नंबर 1 ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी रेशो, ये रेशो आपको बताएगा कि कंपनी की ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है। ठीक है, या फिर इसको आप रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं कि भाई सपोज देखिए अगर किसी ओनर ने, किसी पर्सन ने 10 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट किया है, तो ये 10 करोड़ रुपए लगा के उसको अल्टीमेटली क्या रिटर्न्स मिल रहे हैं, कि सपोज उसको अगर 10 लाख का प्रॉफिट हो रहा है, तो ये कितना हो गया इसका, अगर हम परसेंटेज निकालें 10%, 10% हो जाएगा ना। तो ये हमारा ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी रेशो होता है, इसको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं। ठीक है, और इसका जो फॉर्मूला है वो होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, कि भाई जो आपने प्रॉफिट कमाया वो, और डिवाइड्स बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। देखिए नाम से ही पता चल रहा है कैपिटल एम्प्लॉयड, जो भी कैपिटल जो भी अमाउंट ओनर ने इन्वेस्ट की गई है उसको कैपिटल बोलते हैं। तो जितनी भी कैपिटल लगाई गई है उसको लगाने के बाद, मतलब 10 करोड़ रुपए लगाने के बाद क्या मिल रहा है हमें, दैट इज नोन एज ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। उसको आप इंटू 100 कर देंगे, परसेंटेज में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट आप लोगों को पता है कैसे निकलता है, जो EBIT होता है उसको हम क्या कहते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। इसके जो फॉर्मुलेज हैं वो किस तरह से, वो मैं आप लोगों को डिस्कस कर चुके हैं हम लोग, जब GIB के साथ भी कंबाइंड क्लास हुई थी तो डिटेल में मैं आप लोगों को ये चीजें बता चुकी हूँ। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपका EBIT होता है, जो कि बिटवीन मतलब क्रॉस आता है और नेट प्रॉफिट से पहले आता है। ठीक है, अगर आप नेट प्रॉफिट पे हैं और आपको EBIT पे जाना है तो आपको फिर अकॉर्डिंगली प्लस माइनस करना पड़ेगा, और GP से EBIT पे आना है तो फिर उसके अकॉर्डिंग करना पड़ेगा।
ठीक है। फिर उसके बाद कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है, देखिए कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के आपको कुछ तरीके दिए हुए हैं। नंबर 1, सम ऑफ टोटल एसेट्स वेदर फिक्स और करंट। तो आप क्या कर लीजिए, या तो जो भी आपकी एसेट्स है टोटल एसेट्स ले लीजिए, उसके अंदर फिक्स और करंट दोनों आ जाएंगे। सेकंड, अगर सपोज ऐसे नहीं दिया हुआ है तो टोटल ऑफ फिक्स एसेट्स ले लीजिए, ठीक है। अगर सपोज करंट नहीं दिया या कुछ आपको नहीं बताया तो टोटल ऑफ फिक्स एसेट्स भी ले सकते हैं। या फिर आप क्या कर सकते हैं, टोटल ऑफ लॉन्ग टर्म फंड्स एम्प्लॉयड इन द बिजनेस, दैट इज शेयर कैपिटल, रिजर्व, सरप्लस, लॉन्ग टर्म लोन्स, लेकिन उसमें से माइनस क्या कर देना है आपको, इंटेंजिबल एसेट्स जो है, जैसे कि आपके नॉन बिजनेस एसेट्स और फिक्टिशियस एसेट्स उसके अंदर आते हैं, जैसे प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस हो गया, और आपका और क्या क्या होता है, प्री ऑपरेटिव एक्सपेंसेस होते हैं। तो इस तरह के जो आपके एसेट्स हैं उनको आप माइनस कर देंगे। तो कहने का मतलब ये कि अगर आपको एसेट्स दिया हुआ है तो उनका टोटल हो जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। और अगर सपोज आपको एसेट्स की कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी है तो आप क्या करेंगे, लायबिलिटी साइड का टोटल लेंगे और उसमें से जो हमारे फिक्टिशियस एसेट्स होते हैं उनको आप माइनस कर देंगे। तो इन तीनों ही तरीकों से हमें क्या मिल जाएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड मिल जाएगा। मतलब तीनों में से एक ना एक सिचुएशन क्वेश्चन में जरूर होगी, तो अकॉर्डिंगली हम लोग कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। प्रॉफिट का मतलब मैं आपको बता चुकी हूँ, ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मतलब प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, EBIT या PBIT, PBIT, इसका मतलब ही यही होता है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, मतलब इंटरेस्ट और टैक्स को माइनस करने से पहले वाला जो प्रॉफिट है उसको हम EBIT या ऑपरेटिंग प्रॉफिट या PBIT कहते हैं, ठीक है। EBIT फुल फॉर्म कहें। जी सर, EBIT फुल फॉर्म, EBIT अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, बस उसको प्रॉफिट कह लीजिए या अर्निंग कह लीजिए, बस ये प्रॉफिट और अर्निंग का डिफरेंस है। थैंक यू। तो हम हाँ ई भी बोल सकते हैं और पी भी बोल सकते हैं, कहीं पर EBIT मिलता है, कहीं पे PBIT मिलता है, तो बस आपको ध्यान ये रखना, बाकी सब चीजें सेम है, बस वहां पर P फॉर प्रॉफिट हो जाता है और EBIT में E फॉर अर्निंग हो जाता है। क्यों मार खा के मरेगा तुमने, आराम करो, लेटो। देखिए ये हमारा हो गया। नेक्स्ट हमारा जो फॉर्मूला है वो होता है EPS। इससे भी हमें कंपनी का प्रॉफिट पता चलता है कि भाई टोटल जो हमारे इक्विटी शेयर्स है उनको कंपनी कितना दे पा रही है पर शेयर, तो वो हमें किससे पता चलता है, EPS से पता चलता है। इसका सीधा फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। अगर आप लोगों को याद हो, मैंने आप लोगों को एक चार्ट बताया हुआ है, उसमें क्या होता है, सबसे पहले होता है EBIT, फिर उसके बाद इसमें से जब आप इंटरेस्ट माइनस कर देते हैं, ठीक है, तो आपको क्या मिलता है, EBT EBT, EBT अर्निंग बिफोर टैक्स, जी। जैसे टैक्स कर इसमें देते से हैं तो अर्निंग टैक्स बिफोर माइनस कर देंगे, प्रॉफिट हो जाता है। ठीक है जी। फिर आपको जो मिलता है वो मिलता है EAT, अर्निंग आफ्टर टैक्स, ठीक है, अर्निंग आफ्टर टैक्स। और फिर जब आप इसमें से प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस कर देंगे तो फिर जो आपके पास बैलेंस बचता है वो आपके पास बचता है ये वाला, ठीक है। इसको आप प्रॉफिट या अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स भी बोल सकते हैं, या फिर आप इसको नेट प्रॉफिट एंड प्रेफरेंस डिविडेंड भी बोल सकते हैं। एक मिनट, चलिए देखिए, ये जो EBT होता है इसको हम नेट प्रॉफिट भी बोलते हैं। तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड प्रेफरेंस डिविडेंड, कि जब आप नेट प्रॉफिट में से टैक्स माइनस कर लेंगे, प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस कर लेंगे, देन यू विल गेट नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड प्रेफरेंस डिविडेंड। और फिर उस अमाउंट को, क्योंकि देखिए आपने क्या किया, ये टोटल आपकी कमाई थी आपके बिजनेस से, फिर आपने जो लोन्स वगैरह लिए हुए उनके आपने इंटरेस्ट चुकाए, फिर उसके बाद आपने क्या किया, टैक्स पे करने के बाद फिर आपने क्या किया, प्रेफरेंस डिविडेंड पे किया। उसके बाद जो भी बैलेंस बचता है उस पे किसका अधिकार होता है,
उस पे इक्विटी शेयर्स का अधिकार होता है। तो अगर आपको ईपीएस निकालना है तो जो भी अमाउंट इन लोगों के लिए जो अमाउंट अवेलेबल है डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, तो वो आपका ईपीएस आता है। ठीक है, तो अगर आप ये चार्ट रखेंगे यार तो आपको इजी रहेगा फिर ये फॉर्मूला भी और कॉन्सेप्ट भी। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा होता है प्राइस अर्निंग रेशो। प्राइस अर्निंग रेशो जो है वो हमें बताता है कि भाई ये जो ईपीएस है ना, ये जो कंपनी की जो भी अर्निंग है और पर शेयर कंपनी इतना कमा रही है, तो उसका रिलेशन बताना किससे कि मार्केट में क्या रेट चल रहा है। ठीक है, तो द रेशियो इंडिकेट्स द नंबर ऑफ टाइम्स द ईपीएस इज कवर्ड बाय इट्स मार्केट प्राइस, कि उसके मार्केट प्राइस से जो ईपीएस है वो कितने टाइम्स कवर हो जाता है, मतलब वो उसका कितने गुना है। ठीक है, तो ये आपको प्राइस अर्निंग रेशियो से पता चलता है। तो वो आपका इसका फॉर्मूला होता है मार्केट प्राइस डिवाइड्स बाय ईपीएस, मतलब एमपीएस डिवाइड बाय ईपीएस। जो भी मार्केट प्राइस है उस पर्टिकुलर शेयर का, एक शेयर का डिवाइड्स बाय ईपीएस, एमपीएस डिवाइड्स बाय ईपीएस। ठीक है मैडम, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर जो ईपीएस में बताएं वो गिवन होगा? जी सर, गिवन होगा। ओके। और ये जो रेशियो होता है प्राइस अर्निंग रेशियो, ये हमें हेल्प करता है कि हमें जैसे कि सपोज आप शेयर मार्केट में शेयर्स खरीदने में आप इंटरेस्टेड है, तो आप क्या करेंगे, उसका प्राइस अर्निंग रेशियो देखेंगे कि भाई ये ठीक है कंपनी तो इतना ईपीएस दे रही है, लेकिन मार्केट में इस शेयर का रेट क्या चल रहा है। तो उससे क्या होगा, वहां से आपको पता चलेगा कि आपको इस पर्टिकुलर शेयर को या शेयर्स को खरीदना है या नहीं खरीदना है। ठीक है, तो ये रेशियो आपको उस चीज में हेल्प करता है। नेक्स्ट हमारा होता है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। देखिए ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो जैसे कि नाम से पता चल रहा है ट्रेडिंग से या जो हमारे एक्चुअल। जी बोलिए मैम, आज आप एन्युटी के क्वेश्चंस करा रहे हो ना? एन्युटी का अभी देखते हैं मैम, इसको कंप्लीट करके ना फिर देखते हैं, नहीं तो कल है क्या आप लोगों का एग्जाम? परसों है, बट कल तो एंटायर डे इज बुक ना, आई मीन सर ले रहे हैं क्लास। मतलब देखेंगे अगर उसमें एक 1 आवर का भी स्लॉट मिल गया तो मैं करवा दूंगी। हम आज नहीं करा सकते क्या? आई मीन जस्ट वन न्यूमेरिकल, एक्चुअली मैं उसका कैलकुलेशन कर रही हूँ तो वो मुझे प्रॉपर समझ में नहीं आ रहा है, इसके लिए। अच्छा, मैं अगर आपको उसका लिंक भेज दूं तो हो जाएगा क्या, जो हमने मतलब इससे पहले कवर किया हुआ न्यूमेरिकल्स में? नहीं, मैंने उसमें देखा सॉरी मैंने उसमें देखा हुआ है ऑलरेडी, बट दैट कैलकुलेशन मुझे आ नहीं रहा है, उसमें कुछ एरर आ रहा है तो इसके लिए। अच्छा, तो आपको पर्टिकुलर सिर्फ उसका जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है वो हाँ, मुझे सिर्फ वही जानना है कि ऑलरेडी ड्यू है इसमें। तो फिर अभी क्लास एंड करके जब तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो मैं अभी फिर आपको कैलकुलेटर से बता दूंगी। एक्चुअली मेरा ना वो पेन टाइप का पेन में कुछ इशू हो रहा है, तो वो न्यूमेरिकल मतलब मैं लिख नहीं पा रही हूँ उसमें ना। अच्छा, तो इसलिए थोड़ा सा अभी मैं लेकिन आपको कैलकुलेटर पे बता दूंगी आफ्टर क्लास। ओके मैम, ओके, थैंक यू। आप मुझे रिमाइंड करा दीजिएगा जैसे मैं ये कंप्लीट करूंगी तो याद दिला दीजिएगा। ओके मैम, थैंक यू। चलिए, तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो जो होता है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का मतलब ग्रॉस प्रॉफिट निकलता कहाँ से है? ग्रॉस प्रॉफिट निकलता है हमारा ट्रेडिंग से, जो हमारा एक्चुअल बिजनेस है। ठीक है, एक्चुअल बिजनेस जैसे कि जो हमारा जैसे सपोज अगर हमारा कोई आर्टिकल हम बनाते हैं, उसको हमने बेच के जो हमें उसके आप कह लीजिए डायरेक्ट एक्सपेंसेस को और डायरेक्ट इनकम को कैलकुलेट करके जो हमें रिजल्ट मिलता है उसको कहते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। तो इस ग्रॉस प्रॉफिट को जब आप सेल्स से डिवाइड करते हो, सेल्स कौन सा? नेट सेल्स। नेट सेल्स आपको हमेशा याद रखना, अगर गिवन है तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर नहीं दिया है तो आप कैसे निकालेंगे? सेल्स माइनस क्रेडिट सेल्स, माइनस क्रेडिट सेल नहीं सर, सेल्स Sales माइनस रिटर्न भी हो जाएगा ना, सेल्स रिटर्न, कॉस्ट ऑफ सेल्स नहीं कॉस्ट ऑफ सेल्स रिटर्न, रिटर्न सेल्स, रिटर्न्स माइनस करेंगे, जो भी आपके सेल्स रिटर्न होंगे उसको माइनस करेंगे तो आपको नेट सेल्स मिल जाएगा। ठीक है, वो तो ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला है। देखिए अगर आपको ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है तो ठीक है, अदरवाइज आप कैसे निकालेंगे? एक ये फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स इक्वल्स टू नेट स्टॉक सेल्स। प्लस परचेज। हाँ वो भी है, वो भी बताऊंगी। नेट सेल्स माइनस डायरेक्ट टैक्सेस, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, COGS। ठीक है, तो ये आपका ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है। तो अगर आपको इसमें से सपोज ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है और नेट सेल्स नहीं दिया तो भी आप इस फॉर्मूले मतलब
इनमें से कोई भी चीज जो भी मिसिंग होगी तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा के उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। और सीओजीएस का फॉर्मूला जो है वो हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। मैं यहाँ पे लिख नहीं रही हूँ, थोड़ा लिखने में टाइम वेस्ट होगा, मैं बता देती हूँ। सीओजीएस का फॉर्मूला ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस रिटर्न्स। कौन सी रिटर्न्स? परचेज रिटर्न, ना कि सेल्स रिटर्न, ठीक है। तो परचेज, एक मिनट, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस रिटर्न्स प्लस जो आपके और एक्सपेंसेस होंगे जैसे वेजेस, कैरेज इनवर्ड, ये वाले एक्सपेंसेस, और माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। ये आप इसको ऐसे याद रखिए, ओपनिंग प्लस एक्सपेंसेस, क्योंकि परचेज भी आपका एक्सपेंस में आ जाएगा, और माइनस क्लोजिंग। मैम एक्सपेंसेस डायरेक्ट रहेंगे ना, डायरेक्ट जी, एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस, बिल्कुल। डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या क्या होते हैं? जैसे परचेजेस, वेजेस, कैरेज Right. इनवर्ड, याद रखिएगा, कैरेज आउटवर्ड नहीं, कैरेज Inward. इनवर्ड अगर Carriage होगा inward. तो आप उसको काउंट करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे, फिर वो एंड में जाता है, ठीक है। तो इसका मैम फॉर्मूला माइनस ग्रॉस क्लोजिंग प्रॉफिट, स्टॉक। जी मैम, माइनस क्लोजिंग स्टॉक, जी। ओके, थैंक यू मैम। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला है ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड्स बाय नेट सेल्स इनटू 100। और ग्रॉस प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होगा, ये फॉर्मूला है। और नेट सेल्स आपकी सेल्स माइनस रिटर्न करके आती है। सीओजीएस का फॉर्मूला ओपनिंग प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग। फिर उसके बाद आपका आता है नेट प्रॉफिट रेशियो। नेट प्रॉफिट रेशियो में क्या होगा? अगेन नेट सेल वही ऊपर जो आया था, सेल्स माइनस रिटर्न्स करके, और जो हमारा नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया इनटू 100, तो यहाँ से हमारा नेट प्रॉफिट रेशियो आ जाएगा। फिर उसके बाद हमारे स्टार्ट होते हैं सॉल्वेंसी रेशियोज, ठीक है। सॉल्वेंसी रेशियोज मैंने आपको बताया कि जो कि बताते हैं कि जो कंपनी है वो कितना सॉल्वेंट या कितना फाइनेंशियली साउंड है कि वो अपने जो ऑब्लिगेशंस है उनको पे ऑफ कर सके, ठीक है, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों में। तो जब हम लॉन्ग टर्म की बात करते हैं तो हमारा जो सबसे पहला फॉर्मूला आता है वो होता है फिक्स एसेट रेशियो, जो हमें बताता है कि हमारे फिक्स एसेट्स कितने हैं इन रिलेशन विद लॉन्ग टर्म फंड्स, ठीक है। तो ये हमारा लॉन्ग टर्म फंड और लॉन्ग टर्म बोरोइंग एक ही है। लॉन्ग टर्म फंड्स हमारे जैसे कि शेयर्स हो गया, वो भी आ जाएगा इसके अंदर, शेयर्स और आपका रिजर्व्स एंड सरप्लस। लॉन्ग टर्म बोरोइंग और लॉन्ग टर्म फंड सेम नहीं है। नहीं, फंड्स के अंदर हमारे शेयर्स भी आते हैं, शेयर्स, रिजर्व्स एंड सरप्लस। बोरोइंग नहीं आएगा। बोरोइंग्स ये एक्चुअली इन्होंने सिर्फ लॉन्ग टर्म फंड्स करके लिखा है, ये मैंने कहीं पे लिखवाया होगा आप लोगों को फॉर्मूला ना, क्योंकि इसके इतने सारे फॉर्मूलेज है ना। डिबेंचर्स वगैरह तो आएगा। यहाँ पे ये देखिए, हाँ यहाँ पे लिखा तो है, देखिए फिक्स्ड में नेट फिक्स आ जाएगा। लॉन्ग टर्म लोन्स, ये है, देखिए लॉन्ग टर्म फंड्स में शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड लॉन्ग टर्म लोन्स। अब लॉन्ग टर्म लोन्स में क्या क्या? डिबेंचर्स भी आएगा, ठीक है, और आपके जो बैंक लोन्स वगैरह होते हैं वो भी आ जाएंगे, ठीक है। फंड्स के अंदर देखिए हमेशा याद रखिए, बोरोइंग्स में सिर्फ कौन सी वाली बोरोइंग्स आएंगी? डिबेंचर्स और लोन वाली। लेकिन फंड्स के अंदर शेयर्स भी इंक्लूड होते हैं, शेयर्स, और शेयर्स के साथ हमेशा रिजर्व्स आता है, ठीक है। तो ये चीज आप लोगों को याद रखना है। तो ये हमारा फिक्स एसेट रेशियो होता है। तो फिक्स एसेट्स डिवाइड बाय लॉन्ग टर्म फंड्स। सीओजीएस बता देंगे फिर से। सीओजीएस, जी मैम मैं बता देती हूँ, ये वाला कंप्लीट करके अभी बताती हूँ मैम, ठीक है, सॉल्वेंसी वाला। फिर दूसरा जो हमारा फॉर्मूला है वो डेट इक्विटी रेशियो है। डेट इक्विटी रेशियो में हमारा क्या आता है कि हमारे जो बोरोइंग्स है, कौन सी बोरोइंग्स? आउटसाइडर्स, जैसे कि डिबेंचर्स और हमारा लोन, ये इधर आ जाएगा। और डिवाइड बाय इंटरनल इक्विटीज हमारा क्या होता है? शेयर्स, शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स, ठीक है। ये चीजें हमारी इंटरनल इक्विटीज होती है, और एक्सटर्नल इक्विटीज होती है हमारी लाइक डिबेंचर्स, लोन्स, मतलब एक तरह से जो हमारे आउटसाइडर्स बोरोइंग्स हैं, आउटसाइड लायबिलिटीज मान लीजिए आप, ठीक है। तो डेट इक्विटी का मतलब टोटल डेट्स डिवाइड्स बाय जो हमारे कह लीजिए शेयर होल्डर्स फंड्स कह लीजिए, जिसके अंदर शेयर्स और आपका रिजर्व्स एंड सरप्लस आएगा, ठीक है। तो एक्सटर्नल में आउटसाइड लायबिलिटीज आ जाएंगी, और इंटरनल में क्या आएगा? इंटरनल में आएगा शेयर होल्डर्स फंड्स। आप लोगों के में ना जेआईबी सीआईबी में जो टर्म यूज होता है वो शेयर होल्डर्स फंड से ज्यादा ये वाला होता है,
टेंजिबल नेटवर्थ, net worth. ठीक है। तो आप लोगों को लॉन्ग याद टर्म रखना है लोन अपन टेंजिबल नेटवर्थ। जी। तो टेंजिबल नेटवर्थ आपका देखिए ये इसका फॉर्मूला है यहाँ पे, ये जो शेयर होल्डर्स फंड है इसको हम यहाँ पर टेंजिबल नेटवर्थ भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। Method 2 is most popular. फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट है, फिर हम शॉर्ट टर्म आ जाते हैं। शॉर्ट टर्म में सबसे पहला आता है करंट रेशियो। करंट रेशियो का फॉर्मूला करंट एसेट्स Current डिवाइड्स बाय assets करंट minus लायबिलिटीज, current ठीक है। liability. करंट एसेट्स वो एसेट्स होंगे विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन 1 ईयर, Within 1 year. ठीक है। तो वो सारे एसेट जो कि 1 साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट होंगे या हो सकते हैं, उनको हम करंट एसेट्स बोलते हैं। सेम गोस फॉर ऐसी लायबिलिटीज जो हमें विद इन 1 ईयर पे करनी है, ठीक है। तो इन दोनों को जब हम डिवाइड करते हैं तो हमें मिलता है करंट रेशो, या इसको आप क्या कहते हैं शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी भी कहते हैं, जो कि हमें क्या बताती है कि भाई 1 साल के अंदर कंपनी की कैपेसिटी कितनी है कि वो कितने लायबिलिटीज को अपना पे कर सकती है, ठीक है। और इसका जो आइडियल रेशियो है वो 1:2 है। 2:1. 1:2 नहीं, 1:2. 1:2. करंट रेशियो का हम 2:1 लिखवाया था। मेरे ख्याल से तो 2:1 होता है ना। 2:1 है, हाँ वो कुछ और करंट लिखा रेशियो है ज्यादा रहता है जी, 2:1 है। डेब्ट Ideal इक्विटी ratio। रेशियो 1:2 होता है। 1 है वो। डेब्ट इक्विटी 1:2 होता है और करंट देखिए 2:1 तो जो करंट रेशियो है उसको आपको याद रखना है, 2:1 वो आइडियल रेशियो होता है। करंट एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज होती हैं, और करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज क्या होती हैं वो मैंने आपको बता दिया, जो कि विद इन 1 ईयर एसेट्स लिक्विडिटी ऐसी एसेट जो 1 साल के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाए, और लायबिलिटीज ऐसी लायबिलिटीज जो कि 1 साल के अंदर अंदर आपको पे ऑफ करनी है, ठीक है। तो वो हमारा आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पर ये लिखा है कि जो करंट रेशियो है ना, ये 1.2 से 2 के बीच में मतलब ठीक ठीक माना जाता है, सेटिस्फैक्टरी माना जाता है, ठीक है। ये चीज याद रखना, 2 माना जाता है, टंडन कमेटी, नायक कमेटी ने बोला। ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा लिक्विडिटी रेशियो। अब देखिए लिक्विडिटी रेशियो जो है उसकी जरूरत क्यों पड़ी, सबसे Within पहले तो 6 इसके जो months. दूसरे नाम है वो मैं आपको बता देती हूँ। लिक्विडिटी रेशियो भी कहते हैं, एसिड टेस्ट रेशियो भी कहते हैं, और क्विक रेशियो भी कहते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है, सिर्फ एक डिफरेंस होता है। करंट रेशियो आपको बताते हैं 1 साल के अंदर आपका क्या सिनेरियो है, ठीक है। लेकिन लिक्विडिटी रेशियो जो है वो आपको बताया है 4 to 6 months के अंदर आपका कि भाई 6 महीने के 4 से 6 महीने में आप कितने एसेट्स आपके कैश में कन्वर्ट हो सकते हो, ठीक है। और या फिर क्योंकि देखिए लाइट तो सेम ही है ऊपर वाली, लेकिन एसेट्स में यहाँ पर चेंजेस आ जाते हैं। क्या चेंज आ जाता है ये चीज आपको याद रखना है। लिक्विड देखिए एसेट्स. करंट एसेट्स में से हमको माइनस करंट एसेट्स प्रेफरेंसेस में से 2 चीजें माइनस करते हैं, प्रीपेड Stock. एक्सपेंसेस. Prepaid and stock. प्रीपेड स्टॉक पेपर एक्सपेंस प्रीपेड एक्सपेंसेस और स्टॉक। जी, स्टॉक. और स्टॉक stock। और एक और होता है, मतलब मैं आपको एक चीज 52. बताती हूँ कि अगर आपका एडवांस टैक्स मतलब कोई भी ऐसा एक्सपेंस जो आपने एडवांस में दे दिया, जैसे कि सपोज एडवांस टैक्स अगर आपने दे दिया तो वो भी फिर आप माइनस करेंगे यहाँ पर, अगर आपको क्वेश्चन में गिवन है तो। बट जनरली यही 2 गिवन होते हैं, इसलिए हम इसी को पढ़ते हैं। लेकिन पता होना जरूरी है कि प्रीपेड एक्सपेंस या कोई भी एडवांस एक्सपेंस जो आपको अभी नहीं देना था लेकिन आपने फिर भी दे दिया, तो उसको आपको माइनस करना है। और एक आपको स्टॉक माइनस करना है, स्टॉक के नाम से मिलेगा या फिर आपको वो इन्वेंट्री के नाम से मिलेगा। तो जैसे ही आप करंट एसेट्स में से इन चीजों को हटाएंगे तो आपको मिल जाएगा लिक्विड एसेट्स या फिर क्विक एसेट्स, क्विक एसेट. ठीक है। और बस फिर आप उसको फॉर्मूले में पुट करेंगे और आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। ये 1:1 को इसको सेटिस्फैक्टरी माना जाता है, क्विक रेशियो को। फिर उसके बाद हमारे आते हैं टर्नओवर रेशियोज। देखिए टर्नओवर रेशियोज हमें बताते हैं कि कोई भी चीज उसका जो साइकिल है ना वो कितने हैं। जैसे कि देखिए स्टॉक टर्नओवर रेशियो, तो स्टॉक टर्नओवर ये रेशियो आपको बताएगा कि 1 साल में कितनी बार आपका जो स्टॉक है वो बन के तैयार होके बिक जाता है, ठीक है। तो उसके लिए फॉर्मूला है COGS डिवाइड्स बाय एवरेज इन्वेंट्री,
ठीक है। और इन केस अगर आपको क्वेश्चन में एवरेज इन्वेंट्री नहीं गिवन है, मतलब ओपनिंग क्लोजिंग दोनों नहीं गिवन है, तो उस केस में आप क्या करेंगे, एवरेज इन्वेंट्री की जगह पे सिर्फ आप क्लोजिंग ले लेंगे। ठीक है। बाय चांस देखिए अगर ओपनिंग क्लोजिंग दोनों है तो आप क्या करेंगे, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2 एवरेज निकाल देंगे। लेकिन अगर बाय चांस ओपनिंग नहीं है तो फिर आप एवरेज नहीं करेंगे और क्या करेंगे, सिर्फ क्लोजिंग लिख देंगे। मैम सीओजीएस बताया नहीं। जी मैम मैं बता रही हूँ बस। ठीक है। अब देखिए फिर उसके बाद यहाँ पर क्या, सीओजीएस, सीओजीएस डिवाइड्स बाय एवरेज इन्वेंट्री। अब सीओजीएस क्या होता है, सीओजीएस एक तरह से आप समझ लीजिए कि आपको किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में लागत कितनी आई है, कितना खर्चा आया आपका, तो उसको आप बोलते हैं सीओजीएस। अब इसके अंदर क्या क्या खर्चे आते हैं, अगर आप किसी भी प्रोडक्ट को बनाते हैं तो उसके डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या क्या होते हैं। एक तो हम उसमें क्या लेते हैं, ओपनिंग लेते हैं सबसे पहली चीज। दूसरी चीज फिर हम क्या करते हैं, परचेजेस लेते हैं। ठीक है। और परचेज में से हम क्या करते हैं, रिटर्न्स को माइनस कर देते हैं, परचेज रिटर्न को माइनस कर देते हैं। फिर और क्या क्या एक्सपेंसेस होते हैं, वेजेस। ठीक है। डायरेक्ट एक्सपेंस में क्या क्या आता है, कैरेज इनवर्ड आता है, शॉर्ट में लिख रही हूँ मैं सीआई। हमेशा याद रखिएगा अगर कैरेज आउटवर्ड है तो नहीं लेना है, इनवर्ड है तो लेना है। ठीक है। कैरेज इनवर्ड और आपका फ्यूल या फिर आपका पावर, इस तरह के डायरेक्ट एक्सपेंसेस, पावर हो गया, फ्यूल हो गया, तो ये सब आपके इसके अंदर आ जाएंगे, प्लस कर देंगे आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जी। और फिर आप लास्ट में माइनस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है। दो चीजें माइनस होंगी, एक तो रिटर्न्स माइनस होगी, वो तो एक तरह से इसी का ही पार्ट हो गया है, और एक आपका क्लोजिंग स्टॉक माइनस होगा। तो सीओजीएस का फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस परचेज रिटर्न प्लस वेजेस प्लस कैरेज इनवर्ड प्लस फ्यूल, पावर या एनी अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, तो उससे हमें मिल जाता है सीओजीएस। ठीक है। मैडम कैरेज आउटवर्ड क्या हुआ? कैरेज आउटवर्ड देखिए जब भी सपोज अगर आपने कोई सामान आपने खरीदा है, मतलब परचेज किया है एक तरह से, तो वो वहां से गोडाउन से या उस शॉप से जहां से भी आपने परचेज किया है, तो उससे फैक्ट्री तक लाने का जो खर्चा होता है ना, वो खर्चा फैक्ट्री का जो कैशियर होता है उसको पे करना होता है। तो इसलिए हम इसको पार्ट ऑफ फैक्ट्री एक्सपेंस या डायरेक्ट एक्सपेंस मानते हैं। लेकिन कैरेज आउटवर्ड जो होता है वो ऐसा होता है कि सपोज कभी कभी कस्टमर कहता है कि सर जो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस है वो आप ही देंगे, तभी हम आपकी दुकान से ये सामान खरीदेंगे, तो वो एक तरह का हमारा कैसा एक्सपेंस हो गया, वो सेलिंग एक्सपेंस हो गया जी। मतलब और मैम ये जो नहीं आता जैसे ये कौन सा हो, जैसे जो क्या परचेज रिटर्न है ना? जी सर, परचेज रिटर्न है ये, आर फॉर परचेज रिटर्न, और मैम जो माइनस परचेज जैसे एक्सक्यूज मी मैम। जी मैम, जी पूछिए मैम ये नीचे जो एवरेज इन्वेंट्री आप बोल रहे हैं, क्लोजिंग रहेगा तो क्लोजिंग, ओपनिंग भी हो सकता है अकेला? जी नहीं होगा? नहीं, ओपनिंग नहीं होगा, ओपनिंग नहीं होगा अकेला, या दोनों होंगे या फिर ओनली या क्लोजिंग? सिर्फ क्लोजिंग होगा। अगर दोनों होंगे तो एवरेज करेंगे, डिवाइड। और अदर क्लोजिंग होगा तो सिर्फ उसको क्लोजिंग से डिवाइड कर देंगे। थैंक ठीक यू। है। और कोई डाउट इससे कैरेज रिलेटेड पूछिए। इनवर्ड है और ओएजेस, इसमें क्या डिफरेंस है, कैरेज इनवर्ड और ओएजेस? मैम वेजेस जो होता है वो होता है जो हम मजदूरों को दिहाड़ी देते हैं, जिन हाँ। लोगों से हम वहां पर काम करवा रहे हैं, तो उसको जो आप पेमेंट कर रहे हैं वो आपका वेजेस हो गया, दिहाड़ी बोलते हैं इसको हिंदी में, वेजेस को। और कैरेज हो गया आपका भाड़ा, किराया, कि रिक्शे वाले ने जो पैसे लिए सामान को फैक्ट्री तक पहुंचाने में। ठीक है। तो ये चीजें क्लियर है। इसमें किसी को कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो ये हमारा हो गया स्टॉक टर्नओवर रेशियो। तो ये रेशियो हमें ये बताएगा कि साल में कितनी बार हमारा जो सामान है वो बनता है और बिकता है। ठीक है। 4 बार, 5 बार, तो जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा है। ठीक है। फिर उसके नेक्स्ट हमारा होता है डेटर्स टर्नओवर रेशियो। अब देखिए डेटर्स टर्नओवर रेशियो में क्या बताता है, ये बताता है, मैंने सपोज क्रेडिट सेल की, ऑब्वियसली जब हम उधार सामान बेचेंगे तभी तो हमारा डेटर्स क्रिएट होंगे। ये हमारा क्रेडिट सेल मैंने की, तो उससे क्या हुआ, उससे फिर मेरे डेटर्स बने।
ठीक है, मैंने भाई उधार सामान बेचा, उन्होंने कहा बाद में देंगे, हमने कहा ठीक है बाद में दे देना, फिर आप हमारे क्या बन गए, डेटर्स बन गए। और फिर ये जो जब ये लोग पैसा दे देंगे तो ये जो डेटर्स है ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, कैश में। क्या ठीक है, तो अब अगेन डेटर्स टर्नओवर रेशियो क्या बताता है कि कितने टाइम में ये जो डेटर्स हैं हमारे वो कैश में कन्वर्ट हो जाएंगे, और ऐसा साल में कितनी बार होता है कि हमारा जो साइकिल है, सपोज उन्होंने कहा साल में 6 बार होता है, तो साल में 6 बार होने का मतलब हो गया कि हर 2 महीने में हमारे जो डेटर्स है वो हमारा जो उधार है वो उतार देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा, हाँ सर 2.5 बिल्कुल, कभी कभी मैं भूल जाती हूँ, साल में 12 महीने होते हैं। ठीक है, तो ये चीजें क्लियर है। तो डेटर्स टर्नओवर रेशियो में क्या बताता है कि जो डेटर्स है वो कितने टाइम में कैश में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब ये जितना ज्यादा होगा उतना अच्छी बात है। इसका मतलब हमारा जो क्रेडिट पीरियड है वो काफी शॉर्ट है, बहुत जल्दी हमारे जो डेटर्स है वो हमारी जो पैसे हैं वो दे देते हैं, और हमारा जो एक तरह से हमारे पास क्या आ जाता है, कैश आ जाता है, और फिर हम उसको दोबारा से अपना और काम कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर क्या है, इसका जो फॉर्मूला है, ऑब्वियसली डेटर्स का रिलेशन किससे होगा, क्रेडिट सेल से। ठीक, तो क्रेडिट सेल्स डिवाइड्स बाय एवरेज अकाउंट रिसीवेबल्स। अब ये अकाउंट रिसीवेबल्स क्या होता है, अकाउंट रिसीवेबल्स के अंदर दोनों चीजें आती हैं, डेटर्स और बिल रिसीवेबल्स। क्योंकि देखिए डेटर्स और बिल रिसीवेबल में क्या डिफरेंस होता है, जब हम डेटर, एक तो होता है हमने डेटर्स को ठीक है उधार दे दिया, आप हमें 2 महीने 3 महीने जब भी होगा आप लौटा देना, लेकिन जब हम कहते हैं भाई हमें आप पे भरोसा नहीं है, आप हमें क्या कीजिए, हम रिटर्न में देते हैं। ठीक है, तो जब हम एक रिटर्न प्रूफ मांग लेते हैं अपने डेटर से तो उसको बीआर बोलते हैं। तो इसीलिए अकाउंट रिसीवेबल्स में ये दोनों ही चीजें आती हैं। कुछ डेटर्स भी हो सकते हैं कि भाई जिनको हमने उधार दे दिया और हमें भरोसा है कि भाई ठीक है जानकारी और काफी पुराने कस्टमर है तो कोई इश्यू नहीं है, तो उनसे हमने बीआर नहीं लिया। लेकिन कुछ नए कस्टमर थे जिनको हमने बोला आप हमें सर रिटर्न में दे दीजिए, बीआर दे दीजिए आप हमें। तो दोनों ही एक तरह से हमारे क्या हुए, डेटर्स ही तो हुए, है ना। तो अकाउंट रिसीवेबल में ये दोनों आते हैं। तो क्रेडिट सेल्स डिवाइड्स बाय एवरेज अकाउंट रिसीवेबल। अब एवरेज का मतलब फिर से वही हो गया, ओपनिंग डेप्टर, क्लोजिंग डेप्टर, क्लोजिंग डेटर्स का और ओपनिंग क्लोजिंग बीआर का, रिसीवेबल का। ठीक है। ओपनिंग अब इसमें भी फिर वही चीज होगी, अगर ओपनिंग दिए हुए हैं तो एवरेज कर लेना, अगर ओपनिंग नहीं दिए हुए तो फिर क्या होगा, दोनों का क्लोजिंग आ जाएगा। ठीक है, दोनों का एक भी हो सकता है कि सिर्फ डेटर्स ही हो, दोनों भी हो सकते हैं। तो जैसे भी सिचुएशन होगी कि अगर ओपनिंग क्लोजिंग दोनों दिया है, क्लोजिंग तो जरूर दिया होगा, अगर ओपनिंग दिया है तो एवरेज कीजिएगा, और अगर ओपनिंग नहीं दिया है तो फिर क्लोजिंग लिख के अपना क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, और हमेशा इसका जो फॉर्मूला है क्रेडिट सेल्स डिवाइड्स बाय एवरेज अकाउंट रिसीवेबल्स होगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और अगर बाय चांस आपको क्वेश्चन में क्रेडिट सेल नहीं दिया, आपको बोला है कि नॉर्मल ऐसे दे दिया कि सेल्स है, तो अब फिर आप खुद से तो आप अज्यूम नहीं कर सकते कि सपोज अगर टोटल उन्होंने बोला 1 लाख सेल्स है, कि भाई आपने खुद से अज्यूम कर लिया कि 60,000 का क्रेडिट होगा, 40 का कैश होगा, ऐसे तो आप नहीं मान सकते। तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे, वो भी सेल्स आपको गिवन होगी, आप उसको एज इट इज ले लेंगे। अगर अलग से इंफॉर्मेशन दी है या कोई हिंट दिया है जहां से आप ये निकाल सकें कि क्रेडिट सेल है इतनी है, पर अगर कोई हिंट नहीं है और सिर्फ सेल्स दिए हुए तो आप उसको एज इट इज लेके उसको डिवाइड कर देंगे अकाउंट रिसीवेबल से। ठीक है, एक्सक्यूज मी मैम। जी मैम बोलिए। मैम इसमें ट्रेड डेटर और बिल रिसीवेबल दोनों इकट्ठा भी दिया हो सकता है? जी बिल्कुल, दोनों और दिया फिर होगा तो उसमें हाँ जी मैम इसमें फिगर लेके एक बार प्लीज बताएंगे एवरेज थोड़ा। देखिए मैम, जैसे कि सपोज यहाँ पर बोला है कि जो ट्रेड डेटर्स है वो हमारा 20,000 ओपनिंग है और क्लोजिंग हमारा 10,000 है। बीआर में 5,000 हमारा ओपनिंग है और 15,000 हमारा क्लोजिंग है। तो आप क्या करेंगे, इन सब को इसका ओपनिंग क्लोजिंग टोटल किया जी, 30 हो जाएगा। और इधर इन मतलब सब, हाँ सबको टोटल करके और डिवाइड बाय 2 ही होगा, 4 नहीं होगा। हाँ वही कंफ्यूजन था। ओके ओके ठीक है,
मतलब फिर ये ऐसे हो जाएगा ना कि हम तो क्योंकि नाम अलग अलग है तो इसलिए हम उसको अलग अलग लिख रहे हैं, लेकिन देखा जाए तो अल्टीमेटली चीज तो एक ही है कि उधार की बात हो रही है, तो इसलिए दोनों का जो ओपनिंग है वो एक ही माना जाएगा, ठीक है, और डिवाइड बाय 2 ही होगा, ठीक। चलिए थैंक यू। नेक्स्ट हमारा होता है सेम फॉर्मूले के अंदर डेट कलेक्शन पीरियड। अब देखिए ऊपर से आपने जैसे सपोज आपका जो सेल्स है ना, सेल्स आपकी थी सपोज क्रेडिट सेल्स 2 लाख मान लीजिए, और एवरेज आप मान लीजिए 40,000 एवरेज मान लीजिए, ठीक है। इसको डिवाइड कीजिए, कितना आएगा? 5 आ जाएगा। तो हमारा ये जो डेटर्स टर्नओवर रेशियो है, DTR जो है वो हमारा आ गया 5। इसका मतलब एक साल में 5 बार हमारे जो क्रेडिट जो डेटर्स हैं वो हमें पे ऑफ कर देते हैं। मैम तो और अब एक अगर बार आपसे कोई बताइए। पूछे कि इसको जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर क्या है कि मैम आंसर हमारा 5 आ गया, वैल्यूज पुट की और आंसर हमारा 5 आ गया। तो ये जो आंसर आता है ना, ये परसेंटेज में नहीं आता, ये टाइम्स में आता है कि 5 टाइम्स। तो 5 टाइम्स का मतलब हो गया कि एक साल के अंदर 5 बार हम उधार सामान बेचते हैं, और फिर वो जो मतलब बेचते हैं वो मैटर नहीं करता, फिर हमारे जो डेटर्स हैं वो 5 बार हमें जो हमारा जो डेटर्स है वो कैश में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अब डेट कलेक्शन पीरियड में आपसे वो यही जानना चाह रहे हैं कि ऐसा कितने दिनों में या कितने महीने में हो जाता है, ठीक है। आपका यहाँ से 5 टाइम्स आ गया आंसर। अब आप क्या करेंगे, अगर आपसे मंथ्स में पूछा है, डिवाइड बाय 5 कर देंगे, तो इसका क्या आंसर आएगा? 2.4 इस 2.4 का मतलब हो गया कि आपका जो डेटर्स हैं वो हर 2 महीने और कुछ दिन, 0.4 का डेज निकाल लीजिए, 0.4 into 30, 12 डेज, मतलब 2 months and 12 days में आपका जो एक साइकिल है वो कंप्लीट होता है। बात समझ पा रहे हैं आप लोग? यहाँ से आपको पता चल गया कि कितनी बार हुआ, और यहाँ से अब मंथ्स में दिया तो मंथ्स, और अगर डेज में पूछा तो फिर 365 डेज डिवाइड बाय जो आपका डेटर्स टर्नओवर है मतलब 5 कर दीजिएगा, तो आंसर फिर आपका डेज में आ जाएगा, ठीक है। तो अब ये तो हो गया कि अगर आपको अलग अलग निकालना है, तो आपको अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आप ये भी कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे इन्होंने क्या किया, इसको कंबाइन कर दिया। कैसे कंबाइन किया? डेटर्स टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? सेल्स डिवाइड बाय डेटर्स। मैं अभी शॉर्ट में से लिख रही हूं, सेल्स डिवाइड बाय डेटर्स, और ये हमारा फॉर्मूला हो गया डेटर्स टर्नओवर रेशियो का। अब यहाँ पर ये जो डेटर्स टर्नओवर रखा है, अगर इसमें मैं यहाँ पर S डिवाइड बाय D कर दूं, मतलब ये कैसे इसके फॉर्मूले की वैल्यू पुट कर दूं, तो फिर मुझे क्या रिजल्ट मिलेगा? मुझे रिजल्ट मिलेगा मंथ्स डिवाइड्स बाय सेल्स इनटू ये जो हमारा डेटर्स है वो ऊपर आ जाएंगे, ये वो होता है ना फ्रैक्शन का रिवर्स हो जाता है, तो ये ऐसे हो जाएगा फिर। तो अब आप देखिए कैसे निकालेंगे। अगर आपको डायरेक्ट निकालना है कि मतलब सपोज अगर आपसे डेट कलेक्शन पीरियड पूछा है, तो फिर आप पहले ये निकाले, भाई पहले 5 निकालो फिर ये निकालो, उससे बेटर है आप क्या करें, सेल्स कितना था 2 लाख, तो ये आपका 2 लाख नीचे आ जाएगा, और यहाँ पर डेटर्स में 0.4 लिख लीजिए, और ये आपका मंथ आपका हो जाएगा 12। तो इससे क्या होगा, आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, ये फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, और आप अलग से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। ये 0.4 एक बार बताइएगा मैम। मैम एक बार 0.4 वो 40,000 था ना, तो उसको, हाँ जी, जो 40,000 था उसको मैंने लैक्स में करने के लिए 0.4 लिख लिया। ओके जी, ठीक है। तो ये हमारा हो गया डेटर्स कलेक्शन पीरियड कैसे निकालते हैं, मतलब डेटर्स टर्नओवर कैसे निकालते हैं और डेट कलेक्शन पीरियड कैसे निकलता है। और फिर उसके बाद हमारा जो अगर कंबाइंड फॉर्मूला लगाना है डायरेक्ट, अगर आपसे डेट कलेक्शन पीरियड पूछा तो आप डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, अदरवाइज आप वैसे भी इजिली कर सकते हैं डायरेक्ट निकाल के भी, ठीक है।
सेम ऐसे ही जैसे हमने डेटर्स वाला किया, ऐसे ही क्रेडिटर्स वाला होता है, बस वहां पर सेल्स की जगह पे परचेज आ जाएगा, डेटर्स की जगह पे क्रेडिटर्स आ Best जाएगा। payable. ठीक है, बस ये हमारे फॉर्मुलेज खत्म हो गए। फिर उसके लिए कुछ फॉर्मुलेज है जो यहाँ पे दिए हुए हैं। फिक्स चार्जेस कवर का फॉर्मूला होता है इनकम बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइड्स बाय इंटरेस्ट चार्जेस। एक ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, डेट सर्विस कवरेज रेशो। CR कैश प्रॉफिट अवेलेबल फॉर डेट सर्विस डिवाइड्स बाय इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल, जो भी आपका वो इंस्टॉलमेंट पे करनी है वो, मतलब इंटरेस्ट प्लस EMI समझ लीजिए आप। ठीक है, फिर ये क्विक रेशो करंट रेशो हम कर चुके हैं। और ये आपका शेयर होल्डर्स के जो रेशियोज होते हैं वो दो होते हैं। EPS होता है प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स डिवाइड्स बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। और मैम डिविडेंड डेट यील्ड रेशियो, इक्विटी रेशियो में वो टैंजिबल नेट वर्थ ऐसे दिया होगा क्वेश्चन में या निकालना पड़ेगा? टैंजिबल नेट वर्थ मैम देखिए दे भी सकते हैं और आपसे पूछ भी सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, एसेट्स में से आप इंटेंजिबल माइनस कर देंगे तो आपको उसका मैंने एक PDF मैंने कल भी ग्रुप में नहीं दिया था, अगर वो आप लोगों को याद हो, पेन से लिखा हुआ जो मैंने एक बैलेंस शीट का क्वेश्चन भी कराया था पूरा, तो वहां पर मैंने ना सारे फॉर्मुलेज और किसके अंदर क्या आता है सब बताया था। अभी मैं आप हाँ लोगों के मैम ग्रुप में बताए दोबारा थे, डाल पर वो दूंगा। टैंजिबल नेट वर्थ वो दिया होगा या टैंजिबल नेट वर्थ भी निकालना पड़ेगा वो मैम मुझसे? देखिए कुछ भी सिचुएशन हो सकती है, पूछ भी सकते हैं डायरेक्टली भी। अगर देखिए क्वेश्चन में और बहुत सारी चीजें हुई तो टेंजिबल नेटवर्थ दे के रख सकते हैं, पर अगर सिंपल क्वेश्चन हुआ तो फिर आपसे पूछ सकते हैं, टेंजिबल नेटवर्थ भी निकालिए और तब आप उसको सॉल्व कीजिए। तो इस तरह से वो टोटली डिपेंड करेगा एग्जामिनर के ऊपर। ठीक है मैम, कुछ भी हो सकता है। फिर एक आपका ये डिविडेंड यील्ड रेशियो होता है DPS डिवाइड बाय मार्केट प्राइस पर शेयर। ठीक है, तो ये हमारा ये फॉर्मूले का मतलब समरी टाइप हो गया। ठीक है, तो ये हमारे रेशियो वाला चैप्टर जो है, जो मैंने PDF दिया हुआ है ना उसमें मैंने सारे फॉर्मुलेज और भी लिखे हुए हैं, और आप लोगों को ना वो भी बताया हुआ मैंने कि कौन से रेशियोज को, जैसे कि सपोज आपके में बैलेंस शीट वाला क्वेश्चन आ सकता है कि बैलेंस शीट देखिए, ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट देखिए, आपसे फॉर्मुलेज पूछ सकते हैं। तो उसको प्लीज उस वाली क्लास को एक बार आप रिवाइज कर लीजिएगा जिसमें मैंने वो क्वेश्चन कराया था, और वो PDF भी मैंने आप लोगों को दिया हुआ, एक बार उसको देख लीजिएगा। तो वो आप लोगों के लिए मोर देन इनफ हो जाएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा डिटेल में तो रेशियो नहीं है लेकिन पूछते जरूर हैं। ठीक है, लास्ट टाइम पे भी काफी मार्क्स का पूछा था रेशियोज का। ठीक है, तो इसलिए प्लीज उसको कर लीजिएगा, कोई डाउट होगा तो आप ग्रुप में पूछ लीजिएगा। जबकि ये JIB का पार्ट अच्छा है। मैम आप अपना, जी सर ये मतलब JIB का है, और आप लोगों के में तो इतना है भी नहीं, एक बस पैराग्राफ दिया हो, लेकिन पूछते बहुत है सर। मैम ये जो DSCR का आपने पहले फॉर्मूला बताया था, तो आपने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस